कट बेचने वाले कर्मचारी रहते थे। एक रात अचानक सामूहिक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। सब लोग उल्टी और दस्त से तड़प रहे थे, दर्द से बेहाल थे। सिर्फ 2 नए आए ट्रेनी बिल्कुल ठीक थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सबको निशाना बनाकर की गई कोई साजिश? कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है। चिंगिया ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ट्रेनी टिकट सेलर गाओ हुआनली हमेशा मेहनत से काम करती थी। एक सुबह वह देर से आए छात्रों को बस में चढ़ाने में मदद कर रही थी, लेकिन इसी चक्कर में खुद बस से रह गई। जैसे ही बस आगे बढ़ी, एक अजीब लड़की ने खिड़की से रेशमी स्कार्फ लहराकर बस को रुकवा दिया। ये लड़की थी नई आई हुई ट्रेनी सू शीछिंग। शीछिंग के आने से सुस्त पड़े डॉर्मेटरी नंबर 3 में हलचल मच गई। डॉर्म का गुंडा, जिसका नाम था जेजी, अपने सीनियर होने का रौब झाड़कर नए लोगों को परेशान करता था। वह सबको गाना बजाना करने पर मजबूर करता और उनकी बेइज्जती कर मजा लेता। लेकिन जब उसने सू शीछिंग को तंग करने की कोशिश की तो शीछिंग ने जरा भी झुकने से मना कर दिया और सबके सामने जेजी की उम्र का झूठ उजागर कर दिया, जिससे वह आग बबूला हो गई। इसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इसी दौरान शहर के दूसरी ओर हान कैबी नाम का एक लड़का दोहरी जिंदगी जी रहा था। ऊपर से वह हाई स्कूल का छात्र था जिसकी IQ सिर्फ 40 बताई जाती थी और जिसे उसके पिता जबरदस्ती एग्जाम देने भेजते थे। लेकिन गुप्त रूप से वह देश का सबसे प्रतिभाशाली बॉक्सर था। एक महत्वपूर्ण मैच में वह अपने घायल साथी की जगह उतरता है और चैंपियनशिप जीत लेता है। संयोग से यही दृश्य उसके पिता भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के बाहर से देखते हैं, लेकिन घर लौटते ही उसे प्रशंसा नहीं बल्कि बेरहमी से मार पड़ती है। पिता की तानाशाही और समझ की कमी उसे और विद्रोही बना देती है। फिर कहानी वापस डॉर्म में लौटती है, जहाँ जेजी की तानाशाही और बढ़ जाती है। वह हानली और शीछिंग को देर रात भारी मात्रा में स्नैक्स लाने के लिए भेजता है ताकि वे समय से हॉस्टल न लौट सकें। लेकिन हानली की तेज अकाउंटिंग स्किल्स और याददाश्त की वजह से काम जल्दी हो जाता है और उसकी पहली चाल असफल हो जाती है। लेकिन अगली ही सुबह पूरे हॉस्टल में सबको दस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस रात हानली और शीछिंग देर रात खान पान के लिए कोल माइन कैंटीन गए थे और बीमारी से बचे रहे तो शक सीधे शीछिंग पर गया। सबको लगा उसने बदला लेने के लिए फिश सूप में जुलाब मिला दिया था। शीछिंग ने जोरदार इनकार किया और दोनों लड़कियों में सबके सामने झगड़ा हो गया। माहौल बिगड़ता ही जा रहा था। तभी हानली ने लॉकर्स के पास एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। दस्त से बीमार चल रही एक लड़की शूजी चुपके से क्रीम ब्रेड खा रही थी और उसके बैग में संदिग्ध दवाई मिली। असली आरोपी वही थी। शूजी पैसे चुराने के कारण सजा भुगत रही थी और काम नहीं कर पा रही थी। मानसिक दबाव में उसने ये कदम उठाया था। सच सामने आते ही शीछिंग बरी हो गई, लेकिन हानली के उसके लिए आवाज उठाने से उसने जीजी को पूरी तरह नाराज कर दिया। इस घटना के बाद हानली और शीछिंग की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने छत पर इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए अपने सपने शेयर किए। गरीबी से जूझ रही हानली यूनिवर्सिटी में पढ़कर टीचर बनने का सपना देखती थी। वहीं बागी दिखने वाली शीछिंग मिस कोरिया बनकर एक ऐसी अदाकारा बनना चाहती थी जो लोगों को रुला सके और हंसा सके। एक लाइन ने हानली को गहराई से छू लिया। किसने कहा बड़े सपने सिर्फ किशोर ही देखते हैं, एक लड़की भी अपने भीतर आग जला सकती है। दोनों ने छुट्टी के दिन साथ शहर जाने का वादा किया। उधर कैबी अपने पिता के नियंत्रण से तंग आकर दोस्तों के साथ घर से भागने की योजना बनाता है और सफल भी हो जाता है। लेकिन सड़कों पर लड़ाई के कारण पुलिस पीछे पड़ जाती है। किस्मत के पहिए घूमने लगे और 3 अलग अलग जिंदगियां एक चौंकाने वाली जगह मिलने वाली थी। हानली और शीछिंग फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। उसी समय पुलिस से भागता कैबी भी उसी थिएटर में घुस गया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी दौड़ी और घबराहट में कैबी ने पास खड़ी लड़की को पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर बंधक बना लिया। एक तरफ पकड़े जाने से बचता बाकी लड़का, दूसरी तरफ सपनों से भरी मासूम लड़की। इस अचानक हुए बंधक घटना का अंजाम क्या होगा? तीनों की किस्मत किस दिशा में मुड़ेगी? कहानी के एक तरफ है एरी, यूनिफॉर्म पहनने वाली एक कंपनी गर्ल, जिसकी जिंदगी दोस्तों के साथ रोजाना की प्रैक्टिस की तरह है, सटीक, दोहराव भरी और कभी खत्म न होने वाली। उनकी अकेली खुशी है पुराने स्कूल बस में ठसाठस भरकर बैठना और कॉमेडी फिल्म देखना, जो उनकी नीरस जिंदगी से थोड़ी देर का पलायन है। लेकिन उसी थिएटर में हुए हंगामे ने एरी के दिल में एक नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, द जायंट। इस रहस्यमयी आदमी ने अफरा तफरी में उसके जख्मों का इलाज किया और फिर उसी अफरा तफरी में गायब भी हो गया। कुछ लोगों ने उसे पागल बताया, पर एरी के लिए वह एक रहस्य था। वह किसी भी जगह की तलाश करने लगी जहाँ जायंट नाम का कोई निशान मिले। मनोरंजन पार्क, बिलियर्ड्स हॉल, मानो इन जगहों पर किसी जादू का असर था। दूसरी तरफ कहानी एक बिल्कुल अलग दुनिया में आगे बढ़ती है। अमीर घर का लड़का हान कैबी थिएटर के बाहर साथियों से लड़ाई के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस उन्हें समझा ही रही थी कि तभी उसकी मां हानगे, जो एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की प्रेसिडेंट है, अकड़ते हुए अंदर आती है। बिना सच्चाई जाने वह पुलिस पर चिल्लाने लगती है, अपनी पहचान दिखाते हुए उन्हें धमकाती है और पुलिस चीफ से बात करने की बात कहती है। नतीजा ये होता है कि लड़ाई में शामिल सभी छात्रों को सजा मिलती है, कैबी को छोड़कर। इससे स्कूल के एक उभरते बॉक्सर पर भी प्रतिबंध लगने का खतरा पैदा हो जाता है। उसका साधारण मेहनती पिता अभी भी उसके लिए टिफिन तैयार कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके बेटे का भविष्य एक नाइंसाफ फैसले से बर्बाद हो रहा है। एक और थी एरी, अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान। दूसरी ओर था हान कैबी, अपने दोस्तों के पक्ष में गुस्से से भरा। दो दुनिया, दो परेशानियां। इसी गुस्से में कैबी ने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद उसके पिता ने कभी नहीं की थी। वह शिक्षा विभाग तक शिकायत पहुंचाने के लिए याचिका लेकर अपने पिता के इंटरव्यू के बीच पहुंच गया और धमकी दी कि अगर उसके दोस्तों के खिलाफ फैसले वापस नहीं लिए गए तो वह उनका करियर बर्बाद कर देगा। यानी पहली बार उसने अपने पिता के हथकंडों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। अंत में दोनों के बीच समझौता हुआ। कैबी पढ़ाई में सुधार के लिए ट्यूशन लेगा और इसके बदले पिता उसे हफ्ते में 3 दिन बॉक्सिंग जिम जाने देंगे और सजा वापस ले ली जाएगी। लेकिन जिस समय सब अपनी अपनी समस्याओं को हल कर रहे थे, जिंदगी ने उन्हें एक कड़ा झटका दिया। उसकी माँ काम पर घायल हो गई, उनका हाथ ठेला टूट गया जो उनकी रोजी था। घायल होने के बावजूद उसे खुद की नहीं परिवार के गुजारे की चिंता थी। कहती है, लोग मेरी परवाह
परवाह नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसे रास्ता दे सकती हूँ अगर मैं उसे टूटने से बचा सकूं। वह वही आदमी था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। कार ठीक कराने के लिए वह पहले कंपनी से एडवांस मांगता है, पर सेक्शन चीफ उसे तानों और बेइज्जती से धक्का देता है। फिर वह काफी हिम्मत कर अपने दूर बसे चाचा के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी तिरस्कार और कुछ सिक्के ही मिलते हैं। उस पल पैसे की ताकत ने उसे तोड़कर रख दिया। कबाड़खाने में वह टूटे ठेले को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, जैसे अपनी बिखरी जिंदगी को धीरे धीरे सुधार रहा हो। देर रात बस में उसका दोस्त उसकी मजबूरी समझ लेता है और बिना कुछ पूछे उसे एक मुलायम खिलौना थमा देता है, जिसके अंदर उसकी वर्षों की बचत छिपी थी। वह कहता है, इसे कर्ज समझो, जब टीचर बन जाओगी तब लौटा देना। वह खुद को संभाल नहीं पाती और खिड़की पर गिरती बारिश के साथ उसके आंसू बहने लगते हैं। वह रोकर कहता है, मैं लालची इंसान नहीं हूँ, बस अब समझ आया कि पैसे के बिना मैं अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, इस पैसे से एक विश वाउचर खरीदो, अब से जो भी मैं मांगू तुम्हें बिना शर्त पूरा करना होगा। दोस्तों की मदद से ठेला ठीक हो गया और जिंदगी फिर से पटरी पर आती दिखी। अपनी तकदीर बदलने के लिए एरी और कोंगशी ने नाइट स्कूल में दाखिला लिया और एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके आर्ट ट्यूटर के रूप में एरी का भाई आया। दो बुद्धिमान लेकिन बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों की पहली मुलाकात तनाव से भरी रही। एग्जाम खत्म होने के दिन कैबी के दोस्त उसे जबरदस्ती एक सोशल गैदरिंग में खींच ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोंगशी एक सहपाठी से टकराती है जो अपनी दोस्त के गायब होने से चिंतित थी और ये जानकर खुश होती है कि दो और लोग क्लास में मौजूद नहीं थे। और फिर वह एरी को भी जबरदस्ती साथ ले जाती है। एरी क्लास बंक नहीं करना चाहती थी और न ही किसी अजनबी लड़के से मिलना चाहती थी, लेकिन कोंगशी की जिद के आगे जाना पड़ा। दोनों उधार की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर हाई स्कूल छात्राओं का रूप बनाकर कैफे पहुंची। दरवाजा खोलते ही एरी का दिल रुक गया। वह आकृति सामने थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। जाइंट ने बस सिर घुमाया और उनकी नजरें